बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम व्यू पॉइंट के साथ मैं हूं इमरान याकूब खान। नाज़रीन, मामूल के मुताबिक आज भी हमारा जो पाकिस्तान में दिन है वो सियासी वालों से काफ़ी भरपूर रहा। एक खबर तो ये आई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये सोच रही है कि बानी PTI से मुलाकातें ना करवाने के ख़िलाफ़ अडियाला जेल के बाहर कैंप लगा लिया जाए। क्या वाकई PTI ये कैंप लगाने में कामयाब हो जाएगी और इंतज़ामिया की तरफ से उनको ये कैंप लगाने दिया जाएगा? इस पे बात करेंगे। इसके अलावा ग्रैंड अपोजिशन अलाइंस के हवाले से बात करें तो जमीयत उलमा इस्लाम ने असद कैसर साहब को अपनी शराइत से आगाह कर दिया है। ये शराइत क्या हैं और मौलाना क्या मान जाएंगे, इस पे बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे कि अफ़गान बाशिंदे जो कि पाकिस्तान में मुकीम है और अफ़गान सिटीज़न कार्ड होल्डर हैं, उनको भी 31 मार्च को पाकिस्तान छोड़ने का जो है वो हुक्म दे दिया गया है। जितने भी गैर कानूनी तौर पे मुकीम हैं पाकिस्तान में अफ़गान बाशिंदे, उनको कहा गया है कि वो 31 मार्च तक पाकिस्तान छोड़ दें। इस पे क्या असरात होंगे? क्या वाकई ही अफ़गान वापस चले जाएंगे या पाकिस्तान इस दहशतगर्दी वाक़यात का इस सारे मामले से क्या ताल्लुक़ है, इस पे बात करेंगे। और फिर आखिरी सेगमेंट में बात करेंगे पाकिस्तान में होने वाली चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के हवाले से कि फ़ाइनल जिसका कल दुबई में होने जा रहा है, इसमें इंडिया को खुसूसी स्टेटस हासिल रहा, इस पे भी बात होगी। प्रोग्राम के पहले से बात करेंगे सियासत के हवाले से और हमारे साथ मौजूद हैं PTI के सीनियर रहनुमा जनाब अबूज़र सलमान नियाज़ी साहब। थैंक यू वेरी मच नियाज़ी साहब, आपने वक्त दिया। सर, सबसे पहले यहीं से शुरू कर लेते हैं कि ये जो ख़बरें आई हैं कि आपकी जमात इस तैयारियों में है कि कैंप वहाँ अडियाला जेल के बाहर एक कैंप लगा दिया जाए, तो क्या मामला है? क्या इंतज़ामिया आपको इजाज़त दे देगी कि फिर फेंटी पुंटी खा के वापस आ जाएंगे? देखें इमरान साहब, असल में जो इशू है वो ये है कि खान साहब हैं, बुशरा बीबी है या कोई पाकिस्तान का कैदी हो, उनके कुछ बुनियादी हकूक हैं जिनको सलब नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो हकूक जो हैं एक तो आईने पाकिस्तान उनको ग्रांट करता है और साथ साथ जो मुल्क का कानून है, खासकर जिसमें जेल मैनुअल हो गया या प्रिजन रूल्स हो गए, उनके तहत कुछ उनके राइट्स हैं जिनको इस वक्त जेल इंतजामिया उनकी तरफ से पामाल किया जा रहा है। अब उसमें एक तो जी मुलाकात होती है आपकी बुकला से, फिर उसके बाद ट्रायल्स होते थे, हर हफ्ते तकरीबन 2 ट्रायल्स चल रहे थे, तोशाखाना 1 और साथ उसके आपका दूसरा ट्रायल जो GHQ केस है, वो बिल्कुल बगैर किसी रीजन के उसको एक तो एडजर्न कर दिया जाता है, एक दिन पहले या सुबह सवेरे बताया जाता है कि ट्रायल नहीं होगा। और फिर अब साथ साथ क्या किया जा रहा है? अब ये किया जा रहा है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं जिनके तहत कहा गया है कि हफ्ते में इन अशखास को आपने सियासी लोगों को मिलवाना है और साथ वकला को मिलाना है, फैमिली को मिलाना है, उन ऑर्डर्स की भी पामाली की जा रही है। उनको बिल्कुल आप समझे खातिर ख्वाह नहीं लाया जा रहा इंतजामिया की तरफ से जो वहां पे इस वक्त बैठी है। तो इसी वजह से जब आपका मुल्क का कानून जो है, जो का आइन है, वो भी जेल जो इंतजामिया है, जो यहाँ पे वो जो लोग बैठे हैं जो उसको पामाल कर रहे हो, जाहिर बात है फिर आपके पास ऑप्शन एक ही बचती है, एहतजाज। जहां तक देखें फेंटी खाने की बात है, फेंटी तो देखें वर्ड मेरे ख्याल से गलत है, इसको हम ये कह सकते हैं ये रेजिस्टेंस होती है। हम रेजिस्टेंस शो करते हैं इस लाकानूनियत गैर आइनी जो एक फस्ताई हुकूमत और हरबे हैं हमारे खिलाफ इस्तेमाल किए जाते हैं, उनके खिलाफ हम खड़े भी होते हैं, रेजिस्टेंस भी और मजामत भी करते हैं। और उसमें जाहिर बात है हुकूमत यूज ऑफ फोर्स करती है, तो ये तो अब चीजें फेस करनी पड़ती है, लेकिन हम पुरअमन एहतजाज करना चाहते हैं। इस पे कल मुशावरत होगी, फिर उसके बाद फैसला आएगा अडियाला के बाहर कहाँ जो बैठना है। नियाज़ी साहब, आप तो अभी मुशावरत कर रहे हैं, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि जैसे हुकूमत ने तो प्लान बना लिया है। राना सनाउल्लाह साहब तो कहते हैं कि परवेज़ खटक साहब को काबीना में शामिल ही इसलिए किया गया है कि क्योंकि आप चढ़ाई करते हैं इस्लामाबाद में तो उसको रोका जाए। पहले सुन ले राना साहब क्या कहते हैं, फिर आपकी राय जानते हैं। जी नियाज़ी साहब, आपने सुन लिया कि 2 सोचें हो सकती हैं इस पे। एक तो ये बात है, दूसरी बात ये कि वो कहते हैं जी ये मौसर साबित होंगे। देखें ये राना सनाउल्लाह साहब जरा मेरे ख्याल से मेहरबानी कर रहे हैं कि परवेज खटक साहब के लिए अच्छे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। ये देखें एक यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान में जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन वो एक सोच की बिना पे यूनिवर्सिटी बनी हुई है, जिस तरह शहबाज शरीफ साहब भी इस वक्त
मेरे ख्याल से तो इम्पोज हुए भी ही प्राइम मिनिस्टर, तो इसी वजह से परवेज खटक साहब को हो गए, उनको भी इस वक्त इम्पोज किया जा रहा है, फैसिलिटेट किया जा रहा है, और इससे ये पीएमएलएन के लोग बिल्कुल खुश नहीं है। आपने देख लिया इख्तियार वली साहब, उस पर बड़ी उन्होंने मेहनत की, लड़ाइयां भी करते रहे, लेकिन उसके बाद में उनको अगर कुछ नहीं दिया गया, उनके हल्के से परवेज खटक साहब को नवाज दिया गया, तो आपने देखा मुस्लिम लीग नवाज खुश नहीं थी उससे। तो यही नजर आ रहा है कि उनको खासकर यहाँ पे फैसिलिटेट किया गया है। जहां तक सूबाई हुकूमत की बात है, परवेज खटक साहब की तो कोई अपनी ना इलेक्टोरल हैसियत है, आईनी हैसियत है, कानूनी हैसियत है कि वो सूबे के अंदर इंटरफेयर करें या कोई हमारी सिचुएशन क्रिएट करे सूबाई हुकूमत के लिए। इंडिपेंडेंट हुकूमत है, 18वीं तरमीम के बाद सूबे मुख्तार हैं, अपनी मर्जी से काम करते हैं, अपनी मर्जी से चलते हैं। तो परवेज खटक साहब तो मेरे ख्याल से हमारे लिए तो कोई इशू नहीं है, अच्छा, वो पॉइंट हो जाए ना हो, हमारा कंसर्न नहीं है, इनका कंसर्न है जिन पे इम्पोज किए गए हैं। नियाज़ी साहब, दो चीज़ें यहाँ आपके जवाब के बाद आती हैं। एक तो ये सवाल है कि आपके मुखालफिन तो ये इल्ज़ाम आयद करते हैं कि जिस तरीके से आप कहते हैं कि आज मियाँ शहबाज शरीफ को इम्पोज किया गया, 2018 में इसी तरह से इमरान खान को इम्पोज किया गया था, आरटीएस बिठाया गया, उनको लाया गया। नहीं, देखें, मैं आपको बताऊं, आप 2018 का रिकॉर्ड निकालें कि जब आरटीएस बैठने से पहले आप टीवी को उस वक्त का रिकॉर्ड देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कितनी सीटें थी और उसके बाद कितनी सीटें थी। मैं आपको ये कन्विक्शन के साथ कहता हूं, आरटीएस बैठने के बाद तहरीक इंसाफ की सीटें कम हुई। उसकी लाइव एग्जांपल मैं आपको देता हूं, ख्वाजा आसिफ साहब, जिन्होंने माना, जहां तक 2018 की बात है, इलेक्शन पिटीशंस कितनी इन्होंने फाइल की, आप देख लें, बिल्कुल थोड़ी सी इलेक्शन पिटीशंस फाइल की। हम लोगों ने तो 150 इलेक्शन पिटीशंस फाइल की हैं। फॉर्म 45 का रिजल्ट आने के बाद रिजल्ट चेंज हुए, तो इसको कंपैरिजन ड्रॉ करना 2023 को 2018 से गलत बात है। हमारे उल्टा सीटें कम हुई थी। अभी रिकॉर्ड निकलवाएं, देखें कितनी इन्होंने पिटीशंस फाइल की हैं नवाज लीग ने। ये तो पॉपुलैरिटी के लोएस्ट ग्राफ पे थे मियां नवाज शरीफ साहब, सबसे लोएस्ट ग्राफ पे थे। इमरान खान साहब 2013 में भी पॉपुलर थे, 2018 में भी पॉपुलर थे, और 2024 में तो पॉपुलैरिटी का ग्राफ भी उन्होंने फाड़ के मेरे ख्याल से किसी नेक्स्ट स्टेज पे वो अब जा चुके हैं। तो इस वजह से गलत बात है कि जी उनको इम्पोज किया गया। अच्छा नियाज़ी साहब, ये फरमाइएगा कि आपने सूबाई हुकूमत की बात की, अब मामला ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं, उनके हवाले से अब देखें कि बहुत सारी चीज़ें हैं कि एक तरफ पीटीआई जो है वो चाहती है कि मौलाना फजलुर रहमान शामिल हो जाए ग्रैंड अपोजिशन अलायंस में, दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर साहब पहले उन पर तनकीद करते हैं, फिर कहते हैं वो यू टर्न लेते हैं, फिर कहते हैं कि हमारी ख्वाहिश है वो आ जाए। तो वो क्या चाहते हैं, क्या पहले सुन ले वो क्या कहते हैं, फिर आपकी राय जान लेते हैं। सुनाएं जी अली अमीन गंडापुर साहब क्या कहते हैं। जी सर नियाज़ी साहब। अच्छा, इसमें आप देख लें, अली अमीन साहब का आपको पता है थोड़ा स्टाइल जो है बड़ा वो कैजुअल तरीके से बात करते हैं, लेकिन एक बात उनकी इसमें ठीक है। लेकिन जहां तक इलेक्टोरल वैल्यू की या सिग्निफिकेंस की बात है मौलाना फजल रहमान साहब की, जाहिर बात है केपी के अंदर इस वक्त उनकी वो सिग्निफिकेंस नहीं रही जो पहले हुआ करती थी, क्योंकि तहरीक इंसाफ वहां पे क्लीन स्वीप कर लेती है। अभी अली अमीन साहब खुद उनसे इलेक्शन भारी भारी अक्सरियत में जीत के आए, तो ये बात उनकी ठीक है। लेकिन जहां तक वो बात है कि जी हम तक वो एक तो ख्वाहिश का जाहिर कर रहे हैं ना कि जी हमारे साथ वो दूर तक चलें कि रास्ते में कहीं यू टर्न ना हो, तो ये तो मेरी भी ख्वाहिश होगी, मेरी पार्टी में हर किसी की ख्वाहिश होगी, अगर हम किसी एजेंडे के तहत, किसी कॉमन ऑब्जेक्टिव के तहत इकट्ठे बैठ रहे हैं जेयूआईएफ के साथ, तो हमारी ख्वाहिश यही होगी कि ऐसा ना हो कि बीच रास्ते में कोई छोड़ के चला जाए। एंड तक अगर ऑपोजिशन करनी है, रेजिस्टेंस करनी है, फस्तायत के खिलाफ खड़ा होना है, रूल ऑफ लॉ के लिए खड़ा होना है, बुनियादी हकूक के लिए, आइन के लिए, जमहूरियत के लिए, तो फिर आखिरी दम तक खड़ा होना पड़ेगा। ये तो मेरे ख्याल से एक उनकी ख्वाहिश है। जो चॉइस ऑफ वर्ड्स थोड़े डिफरेंट थे, लेकिन बात वो यही कर रहे थे। नहीं, लेकिन बैरिस्टर साहब गुजारिश ये है कि आप तो इस मामले को समझते हैं, आप एक खुद सियासी कारकुन हैं, कि जब इत्तेहादी हों साथ तो उनके बारे में सोच समझ के गुफ्तगू करनी चाहिए। कामरान मुर्तज़ा साहब ये कहते हैं कि जी अली अमीन गंडापुर साहब किसी और एजेंडे पे काम कर रहे हैं, इसीलिए वो मौलाना पे तनकीद करते हैं। इसी तरह कुछ लोग जो आपके नाकदीन है वो ये कहते हैं, देखिए मैं बताऊं, जी कामरान मुर्तज़ा साहब जो कह रहे हैं वो जाहिरी बात है एक डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से हैं और वो वहां से रिस्पांस दे रहे हैं।
लेकिन हमारा बिल्कुल इस चीज़ को मैं नेगेट करता हूँ। अली अमीन गंडापुर का जो एजेंडा है, वो हम सब का वही है। एक अभी अगर हम फर्दर नेगोशिएशंस होंगी, बातचीत होगी, कॉमन एजेंडा आएगा, इंशाल्लाह हमारी ख्वाहिश है और हम चाहते हैं कि हम जेयूआईएफ को साथ लेके चलें, क्योंकि ज़ाहिरी बात है उनकी प्रेज़ेंस जो है बड़ी मैटर करती है। उनकी ग्राउंड जो प्रेज़ेंस है, स्ट्रीट पावर है, वो एक रियलिटी है जिसको डिनाई नहीं किया जा सकता। और मौलाना फजलुर रहमान ने एक बड़ी अच्छी पोज़ीशन ली है, बड़ी अच्छी बातें की हैं। पीछे भी 26वीं आईनी तरमीम में भी उन्होंने जो वो पहला मुसवदा था उसके खिलाफ वो बड़े खुल के आए और उसको मेरे ख्याल से खत्म करने में उनका बड़ा रोल था। तो इस वजह से मेरे ख्याल से हम इससे होपफुल हैं, हम उनको साथ ले जाएंगे। बाकी छोटी मोटी चीजें जो हरकतें होती हैं, स्कर्मिशेस होती हैं, वो इंशाल्लाह खत्म हो जाएंगी। हम इकट्ठे हो जाएंगे क्योंकि सबका एजेंडा एक है कि इस मुल्क में हमने इस पस्तायत को, फॉर्म 47 की हुकूमत को खत्म करना है और मुल्क में हकीकी जमहूरियत लेके आना। अच्छा जी, जमीयत उलमा इस्लाम ने असद कैसर साहब को शराइत से आगाह कर दिया है ग्रैंड अपोजिशन अलायंस में शमूलियत के लिए। अंदर की खबर बताएं, क्या शराइत हैं, क्या आप मानने जा रहे हैं, नहीं मानने जा रहे? देखें इमरान साहब, ये बात अगर आप मेरे से अगले हफ्ते ये सवाल करेंगे तो मैं इसका आपको जवाब दे सकूंगा, क्योंकि चीज जो है अभी प्री मैच्योर है। अभी तक खुल के पूरी हमारी पॉलिटिकल पार्टी में भी वो चीज डिस्कस नहीं हुई। कुछ हुआ है कम्युनिकेट, लेकिन अभी उस पर थोड़ी बहुत डेवलपमेंट हुई है, आगे फर्दर डेवलपमेंट होनी है। खान साहब से हमें उम्मीद है कि मुलाकात हो जाए, क्योंकि वो ऐसी उसमें चीजें हैं जो हम खान साहब की मुशावरत के बगैर फैसला नहीं कर सकते। तो हम यही चाह रहे हैं कि ये होश के नाखुन लें कि इस तरह की मुलाकातों पे पाबंदी ना लगाएं, मिलने दें, ताकि मुल्क में जो पॉलिटिकल सिचुएशन है थोड़ी वो मेल्ट डाउन हो, हमारी मुलाकात हो, एक्सेस हो खान साहब से, ताकि जो भी मुशावरत हमने करनी है रिगार्डिंग मौलाना फजल रहमान और बाकी सारी चीजें वो बहाल हो, ताकि आगे चले। इस तरह तो अगर एक्सेस नहीं होगी तो जाहिर बात है, आपको पता है प्रॉब्लम्स तो होंगे। बगैर खान साहब के तो फैसले लेना इतने क्रिटिकल इश्यूज पे इट्स नॉट इजी। लेकिन न्याजी साहब, यहाँ एक मसला ये है कि हाफिज नईमुर रहमान साहब जो अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान है, वो तो कहते हैं कि अपोजिशन जो है वो हुकूमत के खिलाफ कोई भी तहरीक चलाने में संजीदा ही नहीं है। देखें, जमात इस्लामी जो है, मैं आपको फिर कह दूं, दिस इज एक रीजन है कि एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल रियलिटी थी एक टाइम पे, लेकिन विद पैसेज ऑफ टाइम उनका जो पॉलिटिकल कैपिटल है वो क्रश होता जा रहा है, वो जो स्क्वीज होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। उसकी वजह यह है कि वो जो एक मज़ाहमत का एक उनका एक सिंबल होता था वो नहीं रहा। और इस तरह के अगर बयान आएंगे, इस तरह की बातें होंगी, हालांकि ये हाफिज नईमुर रहमान साहब जो हैं ये खुद फॉर्म 47 के इफेक्टी हैं। ये खुद बयान दे चुके हैं कि ये नहीं, इनके पीटीआई जीती हुई है, इनको भी हिरवाया गया। तो मैं वही कह रहा हूं, अगर इस तरह की पॉलिटिक्स करनी है और खुल के नहीं आना, गलत को गलत नहीं कहना, फस्तायत के खिलाफ खड़ा नहीं होना, तो फिर इनका अपना नुकसान, पीटीआई का तो नुकसान नहीं है, जमात इस्लामी का अपना नुकसान होगा। और आपको नजर आ रहा है तो इस तरह की सियासत से फिर इनको तो कोई फायदा नहीं, उल्टा नुकसान ही होगा। अच्छा न्याजी साहब, ये फरमाइएगा कि 2 सेनेटर्स के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हुए, एक को बुला लिया गया, दूसरे को नज़रअंदाज कर दिया गया। आपके ख्याल में ऐसा क्यों है? अगर आपकी हुकूमत होती तो आप क्या करते? देखें, एक ही चेयरमैन है, एक ही ऑर्डर है, एक ऑर्डर है रिगार्डिंग ऑन बप्पी साहब, एक ऑर्डर है एजाज चौधरी साहब। मेरी अपनी रीडिंग तो ये है, गिलानी साहब भी मजबूर है, अदरवाइज चेयरमैन सेनेट is the second most powerful portfolio in Pakistan in terms of the constitution of Pakistan। बहुत शुक्रिया अफजल सलमान न्याज़ी साहब ना, आपने न्याज़ी साहब की गुफ्तगू सुनी। अब वक्त है ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे तो प्रोग्राम को जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, हुकूमत ने अफ़गान सिटीज़न कार्ड होल्डर्स और गैर कानूनी तौर पर जो मुकीम पाकिस्तान में अफ़गान बाशिंदे हैं उनको 31 मार्च तक मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया है। कहा जा रहा है कि इस डेडलाइन में किसी तरह की कोई तोसी नहीं की जाएगी। इसके क्या असरात होंगे, इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है मेजर जनरल रिटायर्ड तारिक रशीद साहब। थैंक यू वेरी मच जनरल साहब, आपने टाइम दिया। सर, यहीं से शुरू कर लेते हैं। ये बताइएगा कि आपके ख्याल में ये जो हुकूमत ने फैसला किया है इसके क्या असरात होंगे? देखिए, इसके असरात हमारे मुल्क पे बहुत अच्छे होंगे और मेरे ख्याल में ये बेहतरीन फ़ैसला है और ये फ़ैसला हुकूमत को बहुत पहले कर देना चाहिए था। अब देखिए, ये हमारे पास 4 मिलियन से ज़्यादा 1979-80 की दहाइयों में हमारे पास आए थे
और 4 दहाई से ऊपर का अरसा गुजर गया है और अभी भी 3 मिलियन के करीब हमारे मुल्क में ये है। इन्होंने हमारे कल्चर को बहुत इफेक्ट किया है, या ड्रग्स आई हैं, या गन कल्चर प्रमोट हुआ है, या वायलेंस प्रमोट हुआ है, या टेररिज्म आया है। और अब उम्मीद की जा रही थी कि जब इनकी अपनी हुकूमत बन गई है तो ये वापस चले जाएंगे, बट क्योंकि पाकिस्तान में अल्लाह के फजल से प्रॉस्पेरिटी है और यहाँ लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर है और इस्लामी मुल्क है, तो ये यहाँ आके वापस जाना नहीं चाहते। बट दुनिया के किसी मुल्क में, चाहे मुसलमान मुल्क हो, दूसरा मुल्क हो, अब देखें अमेरिका ने इंडिया के साथ, हम कहते हैं कि वो उनका स्ट्रेटेजिक एलाई है, वो उसको चाइना के अगेंस्ट तैयार कर रहे हैं, बट जहाँ उनकी नेशनल इंटरेस्ट आई और ट्रंप साहब ने जितने भी गैर मुल्की थे, खास तौर पे इंडियन को सबसे पहले उनके मुल्क में वापस भेजा है। वहाँ कई फ़्लाइट्स भर के आ चुकी हैं और गैर मुल्की इंडियन को अमेरिका ने निकाल दिया है, डिस्पाइट कि वो इनका स्ट्रेटेजिक एलाई है। तो अब तो देखें बड़े सख्त नाकाबिल तरदीद सबूत आ चुके हैं अफ़गानियों के, जो अफगानिस्तान में रहते हैं, वो पाकिस्तान में आके देखें कैंट तक हमला कर रहे हैं। बन्नू कैंट के हमले में जो 16 दहशतगर्द मारे गए, उसमें से अक्सर का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। जनरल साहब, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मसला ये है कि जैसे आपने खुद कहा कि यहाँ पे वो 4 दहाइयों से ज़्यादा अरसा हो गया उनको आए हुए, अब वहाँ उनकी 2-2, 3-3 नस्लें आबाद हो चुकी हैं, वो अपने नाम पे जायदादें ले चुके हैं। आप पाकिस्तान की किसी होलसेल या रिटेल मार्केट में चले जाएं, आपको एक बहुत बड़ा तबका ऐसा मिलेगा जो कारोबार पे वहाँ छाया हुआ है और वो अफ़गान बाशिंदों का है। तो आप ये सारे इनके जो मामलात हैं उसको किस तरह से टैकल करेंगे? देखिए, ये मामला जो टैकल करना हुकूमत का काम है, उसमें इन्हें एक बड़ी कम्प्रिहेंसिव होलसम पॉलिसी बनानी चाहिए। जैसे 31 मार्च के दिन में अभी भी डेट में अभी भी 3 हफ्ते से ज़्यादा अरसा पड़ा हुआ है। इनको एक सिस्टमेटिकली फेज़ प्रोग्राम में इनको मुल्क से जाना होगा, और अगर ये कारोबार में छाए हुए हैं तो ये पाकिस्तानी का हक मार रहे हैं। वो पाकिस्तानियों का काम था वहाँ कारोबार बिजनेस करना, जो उनकी जगह ये संभाले हुए हैं। और कोई दुनिया का मुल्क गैर मुल्कियों को इंडेफिनेटली जब तक कि वहाँ की शहरियत हासिल न कर लें अपने मुल्क में इजाज़त नहीं देता। अब जबकि इनकी हुकूमत वहाँ बन चुकी है, अपने इनके जितने हैं वो अफगान, जिनको हम तालिबान कहते हैं, पश्तून है मोस्टली, तो इन्हें वापस अब जाना चाहिए। और फिर इनके साथ इनके एक्टिविटी में उनको सिंपथाइज़र है, उन्हें फैसिलिटेट करते हैं, उनसे कम्युनिकेशन में रहते हैं। तो पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो इस वक्त मसला है वो टेररिज्म का है, और इसमें डायरेक्टली उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसलिए पाकिस्तान की इंटरेस्ट में है कि जिन हालात में तहत आए थे अब हालात चेंज हो चुके हैं। सर, और हर चीज़ एनवायरनमेंट ड्रिवन होती है। जनरल साहब, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान और ईरान से दोनों से अपील की है कि इस इशू पे तहम्मुल से पेश आए, तो क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान ने पहले इतना अरसा तहम्मुल का मुजाहरा नहीं किया? देखिए, इससे ज़्यादा तहम्मुल क्या हो सकता है? अब हम जो उनको पिछले 1.5-2 साल से कह रहे हैं कि आप अपनी ज़मीन पाकिस्तान में टेररिज्म के ख़िलाफ़ मत इस्तेमाल होने दें। मैं ख़ुद बलूचिस्तान में 4 साल सीनियर कमांडर रहा हूँ, और उस वक्त जो अफगानिस्तान के कमांडर थे, जो पिछली हुकूमत वाले थे, उन्होंने मेरे सामने माना कि वहाँ बलूची जो है सब नेशनलिस्ट उनके कैंप्स हैं। और देखिए, इन्होंने बाद में इंडियन के कौंसलेट जनरल बनने दिए कंधार में, जलालाबाद में, जो चंद किलोमीटर के फासले में, 50 से 60 किलोमीटर के फासले में हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर से हैं। ये वहाँ बैठे क्या कर रहे हैं? ये सिर्फ पाकिस्तानी जो है खिलाफ दुश्मन सरगर्मी में मुलव्वस हैं। तो अब हालात चेंज हो चुके हैं। जब हालात चेंज हो जाएं तो तमाम चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो मैं आई थिंक बहुत ही अहसन फैसला है और ये बेहतरीन फैसलों में शुमार होगा, और आप इंशाल्लाह देखेंगे जब ये वापस जाते हैं तो पाकिस्तान में जल्द अमन बहाल हो जाएगा। अच्छा जनरल साहब, ये फरमाइएगा कि अमेरिकी सदर ट्रंप ने मुज़ाकरात के लिए जो ईरान को ख़त लिखा है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि मुज़ाकरात मुमकिन हैं ईरान और अमेरिका के दरमियान? जी बिल्कुल, मुज़ाकरात होंगे। और जैसे मैंने पहले आपसे कहा था किसी एक प्रोग्राम में, तो ईरान एक डिफरेंट बॉल गेम है। वो लेबनान या गज़ा या फ़लस्तीन नहीं है। तो जैसे मैंने पहले 1-2 प्रोग्राम में आपसे शेयर किया कि ईरान का जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है और ख़ासतौर न्यूक्लियर प्रोग्राम, मेरे अपने ख्याल में ईरान बहुत नज़दीक है एक न्यूक्लियर कैपेबल ताकत बनने में। और मेरे अपने असेसमेंट में यह है कि वो न्यूक्लियर का जो कोल्ड टेस्ट वगैरह है वो कर चुके हैं। अब सिर्फ उन्होंने ओवर टेस्ट करना है। जैसे हमने अपने 1984 में कोल्ड टेस्ट कर लिया था, और 14 साल बाद एक मुनासिब मौके पे हमने ओवरटली न्यूक्लियर धमाके किए थे। तो ईरान की भी यही सूरत हाल है, और अगर वो न्यूक्लियर ताकत ना बन चुका होता तो ट्रंप उसे कभी खत ना लिखता।
और इजराइल लाजमी उनके न्यूक्लियर एसेट्स पे, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे हमला करता। तो अमेरिका ये समझता है कि ईरान जो है वो ऑलमोस्ट न्यूक्लियर ताकत बन चुका है और उनके साथ सिवाय नेगोशिएशन का कोई हल नहीं है। तो ट्रंप साहब प्रेशर डालते हैं, तो लेकिन उन्होंने एक अच्छा जेस्चर शो किया, मैं ऐसे समझता हूँ। लेटर लिखा है, उन्होंने नेगोशिएशन के लिए इन्वाइट किया है। लेकिन सर ईरान ने तो जो है ये सारी पेशकश मुस्तरद कर दी है। ईरान तो ये कहता है कि एटमी प्रोग्राम के हवाले से दीगर ताकतों से बात करेंगे, अमेरिका से मुज़ाकरात नहीं होंगे। जी देखिए, अमेरिका से बिल्कुल बात करेंगे कि उन पे जो सैंक्शन लगी है वो दीगर ताकतों ने नहीं लगाई, वो अमेरिका की जो सैंक्शन है वो ड्रिवन है। तो अगर सैंक्शन हटेंगी तो वो अमेरिका की मर्जी से हटेंगी। और क्योंकि अभी फिलहाल ईरान को लेटर नहीं मिला, बट सिंस ट्रंप साहब कह चुके हैं कि मैंने लेटर लिख दिया है, तो लेटर इन्हें मिल जाएगा। और मैं अपने तौर पे ये समझता हूं कि ईरान को इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए, उन्हें इनसे नेगोशिएट करके अपने से जितनी सैंक्शन हटवा सकते हैं वो हटवाएं। और जहां तक उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम का तल्लक है, वो इंडिजिनसली डेवलप कर रहे हैं, उसको उनको कंटिन्यू करना चाहिए। अच्छा सर, ट्रंप इंतज़ामिया की तरफ से हमास के साथ जो खुफिया मुज़ाकरात हैं, इस पे इसराइल में बड़ी तशवीश पाई जाती है। आप क्या समझते हैं कि अमेरिका का हमास के साथ भी कोई मुआहदा हो जाएगा? देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये कि हमास को अमेरिका ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया हुआ है, और अब देखिए पता चला है कि खुफिया तरीके से उनसे बातचीत भी कर रहे हैं। तो ये इजराइल के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है, इसलिए उन्होंने इस पर बड़ा स्ट्रांग रिस्पांस दिया है कि आप अगर उससे बात कर रहे हैं, हमास से अमेरिका को कहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप उसे एक लेजिटिमेसी दे रहे हैं, आप उसको एक ताकत तस्लीम कर रहे हैं। तो ये हमास के लिए बड़ी अच्छी बात है। और हमास आज भी बहुत ताकतवर है, डिस्पाइट देखिए उनके 2.2 मिलियन लोगों में से 1.9 मिलियन लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं और पूरा गजा इन किस्म का तबाह हो चुका है, लेकिन फिर भी हमास एक कुव्वत के तौर पे मौजूद है और उसने मजबूर किया है अमेरिका को कि उनसे बातचीत करे। तो आई थिंक ये हमास के लिए खुशाइंद बात है और उन्हें अमेरिका से बात करनी चाहिए। और इसमें अरब ममालिक, जिनका जैसे आपको पता है कि अरब लीग ने और OIC ने रिसेंटली ये अनाउंस किया है कि वो अरब कंट्रीज मिल के गजा में रिकंस्ट्रक्शन करेंगे, जिसके लिए वो $53 बिलियन की बातचीत कर रहे हैं। तो आई थिंक इस मौके से जो अगर अमेरिका से हमास इंगेज है, तो हमास को पूरा अपना लेवरेज इस्तेमाल करना चाहिए, अपनी और फ़लस्तीन के साथ मिलकर 2 रियासती हल की तरफ जाना चाहिए। सर ये जो आपने अभी बात की, इस हवाले से यूरोप के भी जो अहम ममालिक हैं उन्होंने भी गजा की तामीर नौ में हमायत का ऐलान किया। तो आप क्या समझते हैं कि यूरोप जो है वो भी इसमें अपना किरदार अदा करेगा इसराइल के खिलाफ जाके? देखिए, यूरोप में एक बहुत बड़ा सेंटीमेंट जो है इसराइल के खिलाफ ऑलरेडी हो चुका है, और जो अरब लीग ने और OIC ने जो इसको इंडोर्स किया है, अरब्स का प्लान फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ गजा, उसको फ्रांस ने, उसको जर्मनी ने, उसको इटली ने और इवन UK ने उसको सपोर्ट किया है। तो एक किस्म का अरब ममालिक और यूरोप जो है इस मामले में कम से कम एक पेज पे आ चुके हैं। तो ट्रंप के लिए बहुत मुश्किल होगा कि उनका अपना जो है कि मैं इसको एक टूरिज्म रावेरिया बना लूं, वो ये शायद नहीं कर सकेगा। अब ये डिपेंड करता है कि OIC के ममालिक कितना प्रेशर डालते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसराइल पर, और कितना स्ट्रॉन्ग स्टांस लेते हैं इस अमेरिकन प्लान के खिलाफ। बहुत शुक्रिया मेजर जनरल तारिक रशीद साहब। ना आपने मेजर जनरल तारिक रशीद साहब की गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है कि इसराइल जो है वो इस वक्त जो भी मौक़िफ़ ले, यूरोप, अरब लीग और OIC एक इस इशू पे इकट्ठे हो चुके हैं कि गजा की तामीर नौ होनी चाहिए। अब वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद होंगे अब्दुल माजिद भट्टी। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल कल दुबई में होने जा रहा है। इंडिया और न्यूजीलैंड की टीमें मद्दे मुकाबिल हैं। ये टूर्नामेंट पाकिस्तान के लिए कैसा रहा? पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी एक ऐसा ख्वाब था जो कितने अरसे के बाद पूरा हो सका, और फिर इस पे इंतज़ामात किस तरह के किए गए, पॉजिटिव नेगेटिव तमाम तरह का फीडबैक जानने के लिए आज हमने दावत दी अपने प्रोग्राम में सीनियर साफ़ी और तज़िया का जनाब अब्दुल माजिद भट्टी साहब को। थैंक यू वेरी मच भट्टी साहब, आपने टाइम दिया। बहुत शुक्रिया इमरान भाई, ऑलवेज प्लेजर। थैंक यू सर। सबसे पहले तो ये शुरू कर लेते हैं सर, ये जो भारत को एक ही ग्राउंड में चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस खेलने की सहूलत को अनफेयर एडवांटेज करार दिया जा रहा है और बड़ी तनकीद हो रही है
क्या वाकई ही ऐसा है या बस भारतीय टीम की कामयाबियां दूसरों से देखी नहीं जा रही? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है इमरान याकूब साहब कि भारत की टीम सुपीरियर तो है, लेकिन आज मैं किसी वेबसाइट पे पढ़ रहा था कि न्यूजीलैंड की टीम कराची से चली दुबई, दुबई से फिर पिंडी आई, पिंडी से फिर दुबई गई, फिर लाहौर आई और अब दुबई गई। तकरीबन 7,500 किलोमीटर का सफर न्यूजीलैंड की टीम ने तय किया और भारत की टीम जाहिर है 5 स्टार लग्जरी दुबई की एंजॉय करती रही। अनफेयर एडवांटेज जरूर है, लेकिन हम अक्सर कहते हैं कि ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं, ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। उसकी वजह एक तो भारत की डोमिनेंस है, फिर आप ये देखें कि पाकिस्तान ने 10 मैचेस की मेजबानी की, बहुत सारे प्रोग्राम हुए रिगार्डिंग चैंपियंस ट्रॉफी, लेकिन जय शाह जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन हैं, उन्होंने पाकिस्तान आने की जहमत नहीं की। मेरा जो एक ख्वाहिश भी थी कि 9 मार्च को ये फाइनल लाहौर में होता, तो ये मैं कम से कम देखता कि जय शाह जो भारत के इंटीरियर मिनिस्टर अमित शाह के बेटे हैं, वो लाहौर आते हैं या नहीं आते। मेरा नहीं ख्याल उन्होंने लाहौर आना था, हालांकि जो आईसीसी के इवेंट है उनकी जो ट्रॉफी है वो आईसीसी का सरबराह देता है, लेकिन जय शाह ने जिस तरह पाकिस्तान से मुंह मोड़ के रखा, तो मेरा नहीं ख्याल उसमें पाकिस्तान आना था। लेकिन ओवरऑल 24 साल बाद आईसीसी का इवेंट पाकिस्तान में हुआ, 3 मैचेस बारिश से भी मुतासिर हुए, लेकिन पाकिस्तान के इंतजामात माशाल्लाह काफी अच्छे थे। सिक्योरिटी इंतजामात पे तो आईसीसी के जो सिक्योरिटी ऑफिसर थे उनकी मैंने वीडियो देखी, उन्होंने पाकिस्तान की फौज को, रेंजर्स को, पुलिस को, सबको खराज तहसीन पेश किया कि बहुत ज्यादा प्रोफेशनलिज्म नजर आई। लेकिन मेरे ख्याल में अगर भारत आ जाती तो ये रंग में भंग ना डलता। अब तीसरे मुल्क में फाइनल हो रहा है, तो जाहिर है हमारा खेल तो उसी वक्त खत्म हो गया जब हमारी टीम ने खराब परफॉर्मेंस दी। अच्छा भट्टी साहब, ये फरमाइएगा कि अभी जो आप फरमा रहे थे ना कि आईसीसी जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है, इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, तो अब तो आपकी इस मौक़िफ़ की तायद जो बरतानवी अखबार टेलीग्राफ है उसने भी कर दी है। उन्होंने तो ये तक लिख दिया है कि अगर भारत की मर्जी चलनी है तो फाइनल में टॉस की भी ज़रूरत नहीं है, उनसे पूछ लें कि उन्होंने बैटिंग पहले करनी है या बॉलिंग। तो आप क्या समझते हैं कि इस तनकीद के बाद और जब इतना रिएक्शन हो तो इंडिया भी या आईसीसी कुछ सोचने पे मजबूर नहीं होंगे? नहीं इमरान भाई, मेरा नहीं ख्याल उन लोगों को फर्क पड़ना है, बल्कि पिछले दिनों जब माइक एथर्टन और नासिर हुसैन, इंग्लैंड के 2 बड़े क्रिकेटर और साबिक कप्तान, वो जब इंडिया पे तनकीद कर रहे थे तो सुनील गावस्कर जैसे लोग कूद कर आ गए और उन्होंने कहा कि जी पैसा तो हमारा लगा हुआ है, तो लिहाजा हम अपनी मर्जी से टूर्नामेंट करवाएंगे। बेसिकली जो हम मसाइल पैदा हो रहे हैं, इंडिया की डोमिनेंस इसलिए नजर आ रही है, उनकी दादागिरी इसलिए नजर आ रही है कि आईसीसी को 80-85% स्पॉन्सर जो है वो इंडियन कंपनियां हैं, तो लिहाजा वो कहते हैं कि जी हमारा पैसा लगा हुआ है, अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम अपना पैसा विड्रॉ कर लेंगे, फिर आप करवा के देख लें टूर्नामेंट। लेकिन मेरे ख्याल में बिल्कुल जो आपने इब्तिदा में बात की, अनफेयर एडवांटेज है कि एक टीम 5वां मैच एक ही सेंटर पे खेल रही है और एक टीम ने 7,500 किलोमीटर का सफर तय कर लिया है। तो मेरे ख्याल में आईसीसी को फ्यूचर के बारे में कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा कि अगर अब अगला आईसीसी का जो इवेंट है वो भी भारत में होना है, अब पाकिस्तान की टीम भारत नहीं जाएगी, पाकिस्तान के मैचेस श्रीलंका में होंगे। अब देखिए ना, मैं एक इंडियन सहाफी को अभी लाहौर आए हुए थे, उनकी एक वीडियो देख रहा था, उन्होंने कहा जी लाहौर में मुझे कई हजार फैन मिले विराट कोहली और रोहित शर्मा के, तो उन फैंस का क्या कसूर है जो रोहित शर्मा को, सर ये विक्रांत कोहली को सर विक्रांत गुप्ता हमारे ऑफिस में भी आए थे, वो तो ये कहते मैंने जहां पैसे देने की कोशिश की है किसी दुकानदार ने मेरे से पैसे नहीं लिए, जितनी मोहब्बत मुझे मिली, तो वो तो खुश है। अगर साफी यहाँ पे इतने आज़ादाना घूम फिर सकते हैं तो फिर इंडियन टीम को आने में क्या एतराज है? देखिए इसमें सिवाय सियासत के कुछ भी नहीं है। अब आप देखें ना, राजेश शुक्ला जो वाइस प्रेसिडेंट हैं भारतीय क्रिकेट बोर्ड के, वो भी लाहौर आए, वो तारीफ करके गए पाकिस्तान की मेजबानी की, पाकिस्तान के इंतजामात की तारीफ करके गए, लेकिन राजेश शुक्ला का ताल्लुक कांग्रेस से है। ये सारा बीजेपी का बयानिया है जो पाकिस्तान और इंडिया के जो क्रिकेट रिलेशन है उस पर असरअंदाज हो रहा है।
मेरा ख्याल में क्रिकेट में ये चीजें होनी नहीं चाहिए। माजिद भाई ये फरमाइएगा कि अब पाकिस्तान को ये हाइब्रिड सिस्टम जो है इसके तहत मैचेस जो पाकिस्तान ने अब खेलने हैं, तो उसमें क्या पाकिस्तान को अब इस पूरे वाक़े के बाद कोई नुकसान तो नहीं होगा? नहीं, देखिए पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि पाकिस्तान को फाइनेंशियली फायदा हुआ है भारत के दुबई में मैचेस होने के, क्योंकि वहां पर टिकट महंगे हैं और गेट मनी सारी चैंपियंस ट्रॉफी की पाकिस्तान को मिलेगी। लेकिन मसला पैसों का नहीं है इमरान भाई, असल मसला है कि जो पाकिस्तान के लोग इंडियन प्लेयर्स को देखना चाहते हैं, जो इंडियन फैन पाकिस्तानी प्लेयर्स को देखना चाहते हैं, वो महरूम है। पाकिस्तान की टीम तो चले 2023 में नवंबर में गई थी, वो भी मैं उन खुशकिस्मत साथियों में से था। तकरीबन 60-65 लोगों ने वीजा अप्लाई किए थे, 9 लोगों को भारतीय हुकूमत ने वीजा दिए थे, बाकियों को सबको वीजे रिफ्यूज हो गए। हमने तो 8 साथियों ने वीजे अप्लाई किए थे, हालांकि उनकी टीम भी पाकिस्तान में नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान ने उनको वीजा जारी किए। फिर जो टेलीविजन क्रू थे उसमें बेताशा इंडियन पाकिस्तान आकर गए। अच्छा माजिद भाई ये फरमाइएगा कि न्यूजीलैंड के दौरे के लिए पाकिस्तान की टीम का ऐलान किया गया है, क्या आप इस टीम सिलेक्शन से मुतमिन हैं? देखें, हमने खराब परफॉर्मेंस दी वनडे क्रिकेट में, टीम और कप्तान हमने तब्दील कर दिए T20 क्रिकेट में। जब चैंपियंस ट्रॉफी में कहा जाता था आकिब जावेद को कि भाई आप एक्स्ट्रा स्पिनर डाल लें, तो वो ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। अब न्यूजीलैंड की कंडीशन में जहां पेस बॉलर सक्सेसफुल होते हैं, वहां पाकिस्तान ने 4 स्पिनर्स डाल लिए। तो मेरे ख्याल में मोहसिन नकवी साहब को चाहिए कि क्रिकेट के मामलात पे कुछ ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। जिस तरह उन्होंने इंतजामी उमूर में एक अच्छा उनके इंतजामात हमने देखे, उन्होंने कराची लाहौर के क्रिकेट ग्राउंड्स की शक्ल तब्दील कर दी। मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की भी शक्ल तब्दील करने की जरूरत है, क्योंकि हमारी क्रिकेट की इतनी बड़ी माजिद भाई आपको चाहिए ना, आप और सुहेल इमरान मोहसिन नकवी साहब से एक मीटिंग करें ना और उन्हें बताएं, आप क्यों नहीं दोनों बताते? सर हम लोग तो जब एक बार मेरी मुलाकात हुई पिछले दिनों लाहौर में मोहसिन नकवी साहब से, तो मैंने तो उनसे जो गुजारिशात थी वो की, लेकिन मसला है कि उनके पास इंटीरियर मिनिस्ट्री में इतना काम है, इतनी ज्यादा मसरूफियत है कि बाद दफा वो अगले दिन मैसेज रिप्लाई कर रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल में क्रिकेट एक फुल टाइम जॉब है। अच्छा जी, माजिद भाई राशिद लतीफ़ साहब ने जो ये कहा है कि जी दुबई बॉयज़ के आगे पैसे फेंकें और जो मर्जी करवा लें, उनका इशारा किसकी तरफ है? वो ऐसी बातें क्यों करते हैं? देखिए, दरअसल आजकल फॉर्मर क्रिकेटर्स जो हैं वो आपस में हेड ऑन हुए हैं। आप देखें कि मोहम्मद हफीज 80s 90s के क्रिकेटर्स के बारे में सवाल उठा रहे हैं, राशिद मेरा ख्याल में वसीम अकरम और वकार यूनुस के बारे में कह रहे हैं, जो टीवी पर बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ बातें कर रहे हैं। मेरा तो मोहसिन नकवी साहब से ये भी सवाल है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वो मेंटोर्स जिनको 50-50 लाख रुपए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तनख्वाह दे रहा है हर महीने की, वो टीवी पर बैठकर पाकिस्तान क्रिकेट के सिस्टम का मजाक उड़ा रहे हैं। पहली फुर्सत में तो उन मेंटोर्स को फारिग किया जाए कि भाई आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से 50 लाख रुपए भी ले रहे हैं महीने के, और पाकिस्तान क्रिकेट को बजाय ये कि बेहतर करने के लिए तजावीज दे, आप वहां पर बैठ के गाने गा रहे हैं। माजिद भाई हमारे लिए तो आप भी क्रिकेट के गुरु हैं, जल्दी से ये पेशीनगोई कर दें कि कल फाइनल कौन जीतेगा? देखिए, एज ए पाकिस्तानी इमरान भाई मेरी ख्वाहिश है कि इंडिया ने जो हमारे साथ किया तो न्यूजीलैंड की टीम कल चैंपियन बन के निकले। बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारी तरह हर पाकिस्तानी की तरह माजिद भट्टी साहब की भी ये ख्वाहिश है कि वो कहते हैं ना, हम तो डूबे हैं सनम तुमको भी डूबेंगे, कि अगर पाकिस्तान नहीं फाइनल तक पहुंच सका तो इंडिया फाइनल में पहुंच तो गया है लेकिन हार जाए और न्यूजीलैंड को फतह मिले। आज के लिए इतना ही, कल आपसे फिर बात होगी, कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।